हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल सतगुरु क्लासेस में। तो आज हम लोग नाइन्थ का एक लेक्चर हम लोगों का आ चुका है और दूसरा लेक्चर आने वाला है, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं, विस्तार चर्चा कर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने पीछे क्या क्या सीखा है। दिवाली भी आ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई स्टॉपेज हो जाए, स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, बस कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि पीछे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। मैंने ये समझाया था कि पदार्थ क्या होता है, तो जिसमें भार और द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये समझाया था कि पदार्थ जनरली तुम लोगों ने ठोस देखे होंगे, द्रव देखा होगा, गैस देखा होगा। फिर तुम लोगों ने पदार्थ क्या होता है, सेम वही बात की जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ठीक है, फिर इसकी ठोस में, द्रव में, गैस में और प्लाज्मा, और एक यहाँ पर एक अगला कॉन्सेप्ट था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके भी बारे में हम लोगों को सीखना और थोड़ा सा जानना है। फिर हमने ये सीखा था कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हम लोगों ने सीखा था कि पंच तत्व क्या होते हैं, उनकी कहानी सीखी थी। हम लोग ऐसे कहानी सीखने वाले लोग हैं और कहानी ही सीखते हैं, जैसे कि एक तुम्हारी कहानी है जो नहीं बन पा रही है। और फिर क्या होता है कि पदार्थ के कणों का आकार क्या होता है, तो मैंने ये बताया था कि 10 के पावर माइनस का 15, और जिसे कि एक फर्मी बोलते हैं, या उसका जो साइज होता है वो कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। फिर मैंने ये समझाया था कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो भूमंडल में जिस रूप में पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कहते हैं। जैसे कि तुम कुर्सी में बैठकर वीडियो देख रहे हो तो उस वो भी क्या है, तुम्हारी एक अवस्था है। फिर मैंने ये समझाया था कि पदार्थ को कितने टाइप से बांटा जाता है, तो तुमने ये कहा था कि भैया जी 2 टाइप से बांटा जाता है, एक तो भौतिक रूप से, एक रासायनिक रूप से। तो भौतिक रूप से कितने टाइप थे, 5 टाइप थे। नंबर 1 था द्रव था, नंबर दूसरा नंबर पहला ठोस था, नंबर दूसरा द्रव था, नंबर तीसरा गैस था, नंबर चौथा प्लाज्मा था, नंबर 5वां क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। ठीक है, एक कहानी तो हमारी क्लियर हो गई कि भौतिक रूप से हम पदार्थ को 5 प्रकार से बांटते हैं। फिर हमने कहानी सीखी थी कि रासायनिक रूप से कितने टाइप से बांटते हैं पदार्थ को, तो 2 टाइप से। आपने कितने टाइप से कहा था, 2 टाइप से बांटते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। नंबर शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, तत्व और यौगिक आते हैं, और अशुद्ध में क्या आता है, मिश्रण आता है। बोलिए, चोला तो नहीं भड़बड़ा रहा है, सब एकदम सेट है मामला, मन में बेचैनी तो नहीं हो रही तुम्हारे, बेचैन तुम बहुत जल्दी होने लगते हो। चलिए कोई बात नहीं, बेचैनी ना होते हुए आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिए। फिर मैंने ये समझाया था कि ठोस क्या होता है, तो तुमने ये कहा था कि भैया जी जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और ठोस क्यों होता है, क्योंकि इसके कण क्या क्या होते हैं, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, पास पास, जैसे तुम कापी के पास में बैठे हो, ठीक है ना। फिर पास पास, फिर ये इनके कण पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंतरा आणविक बल का मान अधिक होता है। फिर क्या हमेशा अधिक रहता है, तो तुमने कहा था नहीं भैया जी हमेशा नहीं अधिक रहता है। जब भी आप इनके अणुओं को ताप देते हैं तो इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये अणु कैसे होने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। आज उसी के आगे से हम लोग कहानी चालू करते हैं। और देखिए कहानी कभी भी, आज हम लोग एक बात हम लोग मेरी तुम याद रखना, कभी भी तुमको रुकना नहीं है। एक बात मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है तुम्हें रुकना नहीं, है तुम्हें झुकना नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोगों को आगे चलना है और किसी के सामने नहीं झुकना है और कंटिन्यू मेहनत करनी है। मैं आपको इस चैनल पर आगे की कहानी को मेरे साथ तय कीजिए। चलिए बात करते हैं द्रव पर। देखिए द्रव क्या होता है, हेडिंग लगा लीजिए, द्रव क्या होता है। तो मैंने क्या समझाया है कि द्रव क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन, जिसका
यहां पर लिखिए जिसका 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 आकार 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 तो परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित परिवर्तित होता है लेकिन 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 आकार तो परिवर्तित होता है लेकिन आयतन 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 परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित परिवर्तित नहीं होता, नहीं होता। तो तुम लोग कहोगे कि हमको भैया ये कहानी नहीं समझ में आई है, जो तुम पढ़ा रहे हो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, अच्छे से समझाइए। तो देखिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एक ये कोई द्रव का पात्र है, मान लीजिए कि जो कंटेनर मैंने ले लिया है ये कितने लीटर का है, ये 5 लीटर का है। कितने लीटर का है? 5 लीटर का। बोलो ये कंटेनर कितने लीटर का है? 5 लीटर का। और इसमें 2 लीटर क्या है? 2 लीटर मिल्क मतलब भरा हुआ है, या दूध मतलब भरा हुआ है। बात समझ में आ गई? पूरा डब्बा कितने लीटर का है? 5 लीटर का। और इसमें दूध कितने लीटर है? 2 लीटर। बात समझ में आ गई? और ये वाला जो पात्र है, ये वाला पात्र है, ये कितने लीटर का है? 10 लीटर का है। बोलो एक बात तुम बताओ कि 5 लीटर में 2 लीटर जब दूध भरो है तो लपालप भरो कि नहीं भरो है? मतलब आधे से, जैसे मान लो 4 लीटर भरो। कितने लीटर? 4 लीटर। तो 4 लीटर भरो है ये वाले पात्र में द्रव, तो लगभग आधे से ज्यादा फिल है कि नहीं फिल है? बोलिए, हमारी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन क्या 10 लीटर में जब ये 4 लीटर दूध हम लोग पलट देंगे, 10 लीटर वाले पात्र में 4 लीटर दूध हम लोग पलट देंगे, तो क्या पूरा भर जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी पूरा नहीं भरेगा। अच्छा क्यों नहीं भरेगा? ये जब 4 लीटर द्रव यहां पर आएगा तो इसके तली में ही क्या रहेगा? पड़ा रहेगा, तली में ही पड़ा रहेगा। बोलिए क्या आधे से ज्यादा जाएगा? तो यहां पर क्या, यहां से यहां आने पर दूध की मात्रा चेंज हो गई। यहां भी 4 लीटर था और यहां पर भी जब आया है तो दूध कितने लीटर है? दूध तो 4 ही लीटर है, लेकिन क्या चेंज हो गया भैया? आकार चेंज हो गया। पहले लपालप भरा था, अब कैसा भरा है? तली में ही रह गया। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अब यहीं से एक अगली कहानी, तो इसके आकार में तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन आयतन में, आयतन का मतलब 4 लीटर दूध यहाँ पर था और 4 लीटर दूध यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है नहीं बात में? चलिए इसे के आगे बात करते हैं। द्रव में एक कहानी और आती है, द्रव में एक कहानी और आती है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर इसको हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ताप देंगे, तो ताप देने पर इसके अणुओं, भाई इसके अणु दूर दूर है, तो इसके अणुओं की क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसके अणु क्या करेंगे? आपस में क्या करने लगेंगे? आपस में टकराने लगेंगे। आपस में क्या करने लगेंगे? टकराने लगेंगे। और क्या उत्पन्न करेंगे? स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और ऐसे स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और क्या होगा? ये उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितने है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई? आदमी का स्वस्थ आदमी का जो कि कितने सेंटीग्रेड तापमान होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा यहां से एक बात समझ में, लेकिन अभी आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि दूध में हम पानी डाल देते हैं तो पानी कहां चला जाता है? एक क्वेश्चन बनता है ना। तो इसी बात को हम लोग एक नए टॉपिक के अंतर्गत सीखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? विसरण। उसको क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मतलब विसरण बोलते हैं। हाँ देखिए विसरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक तुम्हारे पास पात्र है, यहाँ पर जो भरा हुआ है, यहाँ पर जो भरा हुआ है वो क्या है? वो क्या है? मिल्क है। वो क्या है? मिल्क। वो क्या है? मिल्क है या दूध है?
ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कुछ पानी मिला दिया, यहां पर मैंने कुछ क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो पानी यहां पर, 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 यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। पानी यहां पर आ जाएगा। जब पानी इसके अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ठोस पानी ऐसा नहीं कि पानी ने जो पहले से द्रव के अणु थे उनको बाहर कर दिया, भगा दिया, ऐसा नहीं किया है। पानी क्या है, पीछे वाली स्लाइड में देखिए आप लोग, कि पीछे वाली स्लाइड में देखिए, ये जो खाली स्थान है, ये वाला जो खाली स्थान है, ये वाला जो खाली स्थान है, पेन नहीं दिख रहा होगा, पेन मैं चेंज कर लेता हूं हल्का सा, कि ये जो खाली स्थान है, यहां पर वो वही पानी के अणु आ जाते हैं, यही यहां पर वे पानी के अणु आ जाते हैं। तो ये भाई अणुओं के बीच में खाली स्थान है, उन्हीं खाली स्थानों में क्या आ जाते हैं, पानी के अणु आ जाते हैं। और जब पानी के अणु आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, उस विलयन का या उस मिक्सचर का या जो द्रव बना है इसका मान बढ़ जाता है। तो मतलब विभेषण क्या होता है, किसी एक पदार्थ का, किसी किसी एक पदार्थ का, एक पदार्थ का, एक पदार्थ का, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना, दूसरे पदार्थ में मिलना, दूसरे पदार्थ में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। मिलना क्या कहलाता है, मिलना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण। बोर तो नहीं हो रहे हो, मन तो नहीं बड़बड़ा रहा है तुम्हारा, आत्मा में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जब कुछ दिक्कत नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान देखो। पानी पीने कहाँ जा रहे हो, पानी पीने मत जाओ, अभी पढ़ना है, अभी प्रीतु सर के साथ। देखिए तो अच्छा ये बताओ, एक दिन क्या हुआ कि आपकी मम्मी क्या लाई, खोया लाई, क्या लाई, खोया लाई और चीनी लाई, और बोली बउआ मिलाओ दोनों को। ध्यान से बात सुनना मेरी। एक दिन मम्मी ने क्या किया, खोया लाई और चीनी लाई और बोली मिलाओ दोनों को। तब तुमको एक कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी, एक दिन मम्मी क्या लाई, दूध लाई और पानी लाई, बोली अब मिलाओ दोनों को, ठीक है। दो कहानियां हो गई। एक दिन मम्मी ने क्या किया, एक गैस लाई, कोई भी हाइड्रोजन ले आई, मान लो मम्मी भी होशियार होंगी, हाइड्रोजन ले आई और मम्मी ऑक्सीजन ले आई और बोली अब मिलाओ दोनों। तो बताओ ज्यादा मिलाने में ताकत किसमें लगेगी, बात समझ रहे हो ना। खोया भी ठोस है, चीनी भी ठोस है, तो इसको मिलाने में ताकत ज्यादा लगेगी। इस बात से आप मतलब समझ रहे हैं कि ठोस में विसरण का गुण कम होता है, ठोस में विसरण का गुण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं विसरण का गुण सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे आसानी से कौन मिल रहा है, तो मम्मी जब मिला रही हैं, हम लोग जब मम्मी कह रही है मिलाइए, तो गैस भाई जल्दी जल्दी आसानी से मिल जाएगी। बोलो गैस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो गैस आसानी से मिल जाएगी। फिर दूध में पानी आसानी से मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, द्रव में विसरण का गुण ज्यादा होगा। फिर लेकिन खोया चीनी में मिलाने में मुश्किल आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो खोया चीनी को मिलाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ठोस में क्या होगा, विसरण का गुण सबसे कम होगा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत पूछा जाता है कि विसरण क्या है और ये तीनों बातें। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत है इतनी बात में, हमारे हिसाब से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, मैंने क्या क्या सीख लिया है अभी तक मैंने ठोस सीख लिया है, द्रव सीख लिया, मैंने अभी तक ठोस सीख लिया है, द्रव सीख लिया है, गैस सीख लिया है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, और यहां से आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए क्योंकि कहानी होने वाली है कठिन। तो इसी के आगे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा क्या है। मेरी बात को आप समझना। देखिए एक बार क्या हुआ कि आपके यहाँ रिश्तेदार आए और बोले ठंडा पानी ले आओ, तो ठंडा पानी लेने के आप फ्रिज में दौड़े, तो फ्रिज में ठंडा पानी नहीं था। तो वहां पर आपको मतलब क्या मिला आपको, आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा मिला।
तो बर्फ के टुकड़े को आपने क्या किया, बर्फ के टुकड़े को आपने क्या किया है, बर्फ के टुकड़े को आपने क्या कर दिया कि जल्दी से गर्म कर दिया। बर्फ के टुकड़े को आपने क्या कर दिया, मतलब गर्म कर दिया। बर्फ के टुकड़े को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब बर्फ के टुकड़े को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो ये क्या बन गया, द्रव बन गया होगा भाई, पानी बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा, पानी बन गया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, ये पानी लिया था, इस पहले तो हमने क्या ली थी, बर्फ ली थी। बर्फ को हमने जब इस भट्टी के नीचे गर्म कर दिया, इस भट्टी से गर्म कर दिया, तो क्या बन गया, हम लोगों का पानी बन गया। फिर पानी को जब हम लोगों ने गर्म किया, जब पानी को हम लोगों ने गर्म किया तो क्या बन गया, पानी को हम लोगों ने जब मतलब गर्म किया है तो क्या बना है, गैस बन गई है। ये भाई पानी खोला और यहाँ पर क्या बन गई, गैस बन गई। बोलिए इतनी बात में आपकी किसी को कोई दिक्कत है, गैस बन गई। ठीक, गैस बनने के बाद क्या हुआ कि आप पानी को खौलाते रहे, खौलाते रहे, खौलाते रहे, और खौलाने के बाद आपने क्या, एक स्थिति ऐसी आ गई कि जो गैस बनी थी, जो गैस बनी थी, इसमें लगभग 5000 सेंटीग्रेड आपने इतना ताप दे दिया। इतना ताप देने के बाद तो यहां से क्या होगा, यहां पर जो गैस के अणु होंगे, मान लीजिए आपके पास पानी में क्या होता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आयनों में टूट जाते हैं। अभी ये वाली कहानी मैं समझाऊंगा कि आयन क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। और गैस का अपने आयनों में टूटना या गैस का आयनीकृत होना, क्या होना, आयनीकृत होना ही प्लाज्मा कहलाता है। देखिए यहाँ से आपको दो बातें को सीखने को मिली हैं कि किसी भी गैस को जब हम उच्च ताप देते हैं, क्या देते हैं, उच्च ताप देते हैं, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। सीधी सी बात है, प्लाज्मा की डेफिनेशन बहुत कठिन है, वो कि मतलब बीए और मतलब बीएससी में है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इतनी ऊपर हमको जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोग मतलब आसान भाषा में आपको सीखना है कि प्लाज्मा अगर तुम आपसे कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे कि जब किसी गैस को या जब किसी गैस को उच्च ताप पर, जब किसी गैस को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो गैस आयनीकृत हो जाती है। तब गैस क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं क्या कि जब किसी गैस को जब किसी गैस को उच्च ताप देते हैं, उच्च क्या देते हैं, उच्च ताप देते हैं, उच्च ताप देते हैं, जब किसी गैस को उच्च ताप देते हैं, जब किसी गैस को उच्च ताप देते हैं तो जब किसी गैस को उच्च ताप देते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है, आयनों में टूट जाती है, टूट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि जब भी कोई गैस होगी उसको उच्च ताप देंगे तो वह अपने आयनों में टूट जाएगी और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। आ गई इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात में आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके बाद क्या कहा कि अभी तक आप लोगों ने 3 ही अवस्थाएं सीखी होगी, लेकिन चौथी अवस्था आज से आप लोग मतलब क्या नाम देंगे उसको कि प्लाज्मा होती है। तो मैंने सबसे पहले क्या समझाया कि कोई भी हम लोग क्या लेते हैं, जार लेते हैं, उसमें क्या रहते मतलब रखे रहते हैं, आइस क्यूब रखे रहते हैं, बर्फ रखे रहते हैं और उसको हम लोग हीट कर देते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। और द्रव में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि धीरे धीरे और इसको टेम्परेचर देते हैं, लगभग 5000 टेम्परेचर देने पर ये अपने आयनों में टूट जाती है। अब आपको आयन समझाना। देखिए आयन क्या होते हैं, देखिए आयन क्या होते हैं, आयन क्या है।
जैसे मान लीजिए कोई एक गैस ले लिया हम लोगों ने, कोई भी एक गैस ले ली, जैसे कि मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। ये क्या है, ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। ये ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु। बात समझ में आ गई। अगर मैं ये कह दूं कि ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का क्या है, ये अणु है, ठीक। अगर ऑक्सीजन का आयन बनाना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। अभी इसके आगे हम लोग विस्तार करेंगे, आज के लिए आप थोड़ा सा सीख लीजिए। इसका कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और देखिए मतलब कि किसी भी अगर पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात याद रखना, ये हमारा कैप्सूल याद रखना, राघवेंद्र सिंह का कैप्सूल, राघवेंद्र सिंह का कैप्सूल के नाम से हेडिंग लगा लीजिए। और वहां पर एक बात लिख लेना कि जिस पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे आप लोगों की मम्मियां आपसे क्या कहती हैं, इस घर में जितने मुंह होते हैं उतने ही तरीके की मतलब बातें होती हैं। तो सेम कहानी मतलब यहाँ भी है कि जितने किसी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है कि नहीं है, बोलिए। और इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 ही तुम्हारा क्या होगा, प्रोटॉन होंगे, ठीक। याद रखना कि अभी आगे आप लोग सीखेंगे बोर का मॉडल, और बोर के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, बाहरी कक्षाओं में। ये पदार्थ की हम लोग जब चौथा पार्ट सीखेंगे तो वहां पर सीखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इस पदार्थ को हमने ऊर्जा दी और इतनी ऊर्जा दे दी कि ये इलेक्ट्रॉन जो हुआ ये बाहर निकल गया, बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। आता नहीं है, मैं भी ये मानता हूं कि O के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, लेकिन एक कंडीशन मैं बता रहा हूं कि अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, तब तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है। उस दिन मैंने ये 9th में पहली क्लास में जब ली थी तो मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था कि प्रोटॉन के 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 7 रह गए। तो एक पॉजिटिव हो गया ना, एक प्लस का हो गया, इसीलिए O के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, ये आयन है। ये क्या है, ये आयन है। बात समझ में आ गई। तो आयन क्या होता है, जब किसी परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो ऐसे बने हुए मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, कोई इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में। चलिए, उसी के आगे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, उसी के आगे हम लोग आज बात करते हैं। फिर कहानी क्या होती है कि देखिए कि जब हमारे जैसे खूब हीट दी हम लोगों ने, खूब हीट देने के बाद क्या हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। गैस थी, गैस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पर क्या रह गया होगा, प्लस रह गया होगा, प्लस रह गया होगा, प्लस रह गया होगा, प्लस रह गया होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। फिर उसके आगे की कहानी क्या होगी, देखिए उसके आगे की कहानी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन। तो ये क्या हो गया, ये इसका आयनीकृत रूप हो गया। ये प्लाज्मा का, ये गैस का क्या हो गया, आयनीकृत रूप हो गया, आयनीकृत रूप हो गया। ये गैस का क्या हो गया, आयनीकृत रूप हो गया।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अभी मैंने क्या समझाया है? मैंने ये समझाया है कि सबसे पहले हम लोग पानी लेते हैं, पानी को हम लोग गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद ये गैस में बन जाता है। जब गैस को हम लोग गर्म करते हैं लगभग 5000 सेंटीग्रेड पर, तो जो गैस के मतलब परमाणु हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दे के मतलब छोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है? आयन बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी के आगे हम लोग मतलब देखते हैं ये वाली स्लाइड, कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको प्लाज्मा सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, तो इस ब्रह्मांड में जो सूर्य है ये प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। और याद रखना, इस ब्रह्मांड में 99.99% जो पूरा यूनिवर्स डेवलप है वो तारों से मिलकर बना है, तारों से। और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत है प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना तुम लोग? तो एक बात समझो कि ये जो सूर्य है ये काय का एग्जाम्पल है? प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। और सूर्य में हजारों गुना क्या होता है? टेम्परेचर होता है। आगे बात समझ में? तो ये सूर्य का एग्जाम्पल है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। तो एक अगली कहानी निकल के आती है कि भैया जी जो बिजली गिरती है क्या उसमें भी प्लाज्मा होता है? जी बिल्कुल हाँ, उसमें भी प्लाज्मा होता है। देखिए मैं तुमको समझाता हूँ कि बिजली आखिर गिरती कैसे है और बिजली होती क्या है। एक बात मेरी समझिए कि ये कोई जैसे परमाणु था, ये कोई क्या था? परमाणु था। और परमाणु ने क्या कर दिया कि इसने हीट इस परमाणु को दे दी गई, इस परमाणु को हीट दे दी गई, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और इसके ऊपर बादल घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? बादल घूम रहे हैं। इनका भी तापमान बहुत उच्च है। तापमान उच्च होने के कारण इन्होंने भी क्या किया है? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो इनके पास में कुछ भाई परमाणु होंगे। बादलों के पास में क्या होंगे? परमाणु होंगे। उनके दूर बादलों से दूर कुछ दूरी पर कुछ परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? ये बादल क्या करेगा? बादल के पास बहुत सारा पॉजिटिव है। बादल के पास क्या है? बहुत सारा पॉजिटिव है। तो इनके साथ इनके जो दूर के परमाणु है, इनसे ये इलेक्ट्रॉन बुला लेता है कि आ जाओ, तुम मेरे पास आओ। क्यों नहीं आ रहे हो तुम मेरे पास? तो ये क्या करता है? ये अपने पास बुला लेता है। ये बादल जब अपने पास बुला लेता है तो यहाँ ये आवारा घूमने लगता है। ये आवारा घूमने लगता है कि नहीं? यहाँ पर खूब सारा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वाला माइनस इस बादल के पास चला जाता है। तो अगली कंडीशन क्या होती है? देखिए अगली कंडीशन क्या होती है, देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। और एक इस ब्रह्मांड की एक और कहानी सुनिए कि राघवेंद्र सिंह के कैप्सूल में कि मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं नंबर दूसरी बात क्या है? विपरीत प्रकार के आवेश समान प्रकार के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माफ करना, यहां पर लिखना था प्रतिकर्षित करते हैं। ये अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये भी प्रतिकर्षित करेगा। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे कि आकर्षित करते हैं, जैसे एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे।
तो यहां से ये बादल के ऊपर बहुत सारा क्या है, प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये क्या करता है, आकर्षित करता है। और जब आकर्षित करता है, यहाँ पर माइनस है, माइनस ऊपर जा रहा है, माइनस ऊपर जा रहा है, और पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव को दूर भगा रहा है, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को बहुत तेज से धक्का मारता है। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से राहुल। तो ये बहुत तेज जब धक्का मारता है तो इसके साथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी होता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। बात समझ में आ गई। फिर से एक बात और देख लीजिए कि जब यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पर ऊपर जाता है, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को बहुत जोर से धक्का मारता है। भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत पड़ो मुझे। जब दिखाई मत पड़ो मुझे, तो ये जब बहुत जोर से धक्का मारता है तो अचानक से एक आयनीकृत, यहाँ पर जो हवा भरी होती है वो सारी की सारी हवा कैसी हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत जोर से होता है। और बहुत जोर से होने के कारण यहाँ पर आपको बिजली गिरती हुई महसूस मतलब होती है, और हमारी इसमें जान भी जा सकती है। आ गई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं इसी के। तो यहां से एक कहानी आती है कि प्लाज्मा को हम लोगों ने तो लगभग कंप्लीट ही कर लिया है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं कि मतलब प्लाज्मा क्या होता है ये तो मैंने सीख लिया। अब प्लाज्मा की एक अगली हेडिंग आती है प्लाज्मा घनत्व। यहाँ से एक हेडिंग क्या आती है, प्लाज्मा घनत्व। देखिए प्लाज्मा घनत्व क्या होता है। यहाँ से देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, वो बात ध्यान से मतलब समझिए। मैं तुमको कहानी समझा रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की और संबद्ध इलेक्ट्रॉन की। संबद्ध इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होता है संबद्ध इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे भैया जी बताइए कि संबद्ध इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। चलिए देखते हैं। एक ये गोला बना लिया, एक ये गोला बना लिया, और एक हम लोग एक गोला और बनाएंगे, बस एक गोला और, बस एक गोला ये बना लिया। इसको थोड़ा सा दाएं से बाएं एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहां पर मैंने ये बताया था कि यहां पर नाभिक होता है, और नाभिक में तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। तो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। यहां से जब हीट इसको दी जाती है, इसको गर्म किया जाता है, यहां से इसको गर्म किया जाता है, तो ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से मतलब पकड़े है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से नहीं पकड़े। जैसे यहां पर एक कहानी सुनिए। जैसे मान लीजिए मेरे दो रिश्तेदार हैं, दो रिश्तेदार हैं। एक हमारे रिश्तेदार जहां मैं रहता हूं वही घर के बगल में रहते हैं। ठीक। उनसे हमारा रोज मिलना जुलना। एक हमारे रिश्तेदार बंबई में या चेन्नई में रहते हैं। तो अच्छा बताइए जब मेरी लड़ाई होगी तो किससे होगी, जो बगल में रहते हैं। भाई अगर कुछ भी बातचीत होगी, छोटी छोटी बातें हो जाती परिवारों में आजकल, तो बगल वालों से देखना जल्दी लड़ाई होती है। बोलिए, या बगल वालों से जल्दी लड़ाई भी होती है, और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे बगल में जो रहते हैं उनसे हमारी मित्रता बहुत मजबूत होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर इस वाले प्लस की इस वाले इलेक्ट्रॉन से मजबूती बहुत ज्यादा है कि जाने नहीं देंगे तुझे। ठीक। लेकिन यहाँ जो चेन्नई में रहता है और कोई चुगली करने वाला मिल गया, इसको खट से ये वाला भाई रिश्ता जल्दी से टूट जाएगा, क्योंकि बहुत दूर का रिश्ता है। पास वाले रिश्ते, यहाँ पर पास में जो इलेक्ट्रॉन है या पास में जो रिश्ता इसने बनाया है वो जल्दी से टूटने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। लेकिन दूर वाला क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। तो ये जल्दी से जब टूट जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाने के कारण इसी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है, इसीलिए इसे संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहां से हेडिंग लगा लीजिए आपको प्लाज्मा डेंसिटी, मतलब प्लाज्मा घनत्व। यहां से हेडिंग लगा लीजिए आप लोग प्लाज्मा घनत्व। देखिए यहां पर जो गैस आयनीकृत हुई है वो तीन भागों में टूटी है। एक तो इलेक्ट्रॉन में टूटी है,
दूसरा काय में टूटती है, दूसरा आपके आयन में टूटी है, दूसरा आपके काय में टूटी है, आयन में टूटी है, और तीसरा काय में टूटी है, उदासीन में टूटी है। काय में टूटी है, उदासीन में टूटी है। ठीक, तो प्लाज्मा घनत्व क्या होता है? प्लाज्मा घनत्व होता है प्लाज्मा घनत्व होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। काय की संख्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। काय में? एकांक आयतन में, काय में एकांक आयतन में। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? आप कहेंगे भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लीजिए आप लोग, 1 2 3। तो मतलब मुक्त आयन कह देंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन कह देंगे तो कितने हैं? 3 है। कितने में से? 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 8 9, तो 9 में से 3 क्या है आपके? मुक्त आयन है। क्या है? मुक्त आयन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो प्लाज्मा मतलब घनत्व तो क्या होता है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग प्लाज्मा घनत्व तो कहते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है कि एकांक आयतन में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा घनत्व तो कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत लोगों ने नहीं सीखा होगा, यहां से एक बात और सीखने की है कि प्लाज्मा देखिए कितने प्रकार का होता है। प्लाज्मा कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना प्लाज्मा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपेक्षिक आयनीकृत प्लाज्मा। एक क्या होता है? आपेक्षिक आयनीकृत प्लाज्मा। एक क्या होता है? पूर्ण आयनीकृत प्लाज्मा। ये दोनों बातें बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो धुआं नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। जो कर लेना, जो कर पाना मेरा कर लेना तुम। समझ में आ गया ना तुमको? चलिए देखते हैं, तुमको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक क्या होता है? आपेक्षिक आयनीकृत प्लाज्मा। एक क्या होता है? पूर्ण आयनीकृत प्लाज्मा। पूर्ण में क्या होता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जितने गैस के अणु हैं वो सारे के सारे अगर आयनीकृत हो गए तो उसे हम लोग पूर्ण आयनीकृत प्लाज्मा कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा के डिग्री की कितना भाग आयनीकृत हुआ है। तो प्लाज्मा में देखिए कितना भाग आयनीकृत हुआ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने भाग हैं? 6 भाग। आयनीकृत कितने हुए हैं? 3। मतलब यहां से क्या होगा कि जितने पार्ट आयनीकृत हुए हैं, तो कितने पार्ट हुए हैं आयनीकृत? 3 पार्ट आयनीकृत हुए हैं। कितने पार्ट हुए हैं? 1 2 3। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है आपको? हमारे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि प्लाज्मा में अगला पॉइंट क्या है। देखिए प्लाज्मा में मैंने आपको मेन रूप से 2 बातें समझाई है। नंबर 1 समझाया है कि इलेक्ट्रॉन की जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन में टूटती है और किसमें टूटती है? आयनों में टूटती है। इलेक्ट्रॉन में टूटती है और आयनों में टूटती है। फिर मैंने ये बात समझाई है आपको कि और क्या में टूटती है? उदासीन परमाणु में टूटती है। जो प्लाज्मा की गैस है 3 भागों में टूटती है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन में, नंबर दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है, नंबर तीसरा इलेक्ट्रॉन में। देखिए इलेक्ट्रॉन आयन तो पहले क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन आयन से लड़ते हैं। कि क्या लड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन आयन से लड़ते हैं। तो उनकी आवृत्ति है, उनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन को आयन से टकराने की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयन टकराव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन आयन टकराव। और इसे म्यू ई आई से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? म्यू ई आई से दर्शाते हैं। जो जब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन आयन से टकराते हैं तो इसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं? म्यू आई से दर्शाते हैं। यहीं पर एक बात तो होती है, अगली बात और लास्ट बात आज के टॉपिक की, कि एक दूसरी बात क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में
कितने सेकंड में? 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कैसे जब टकराते हैं? न्यूट्रल से। न्यूट्रल का मतलब मुक्त आयनों से टकराते हैं या उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। उदासीन परमाणुओं से टकराते हैं। तो इसको हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक बार आयन से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन एक बार काय से टकराएंगे? उदासीन परमाणुओं से। ये वाले इलेक्ट्रॉन एक बार आयन से टकराएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन एक बार उदासीन परमाणुओं से टकराएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे तो इसे हम लोग न्यू EI कहेंगे और जब इलेक्ट्रॉन एक बार उदासीन परमाणुओं से टकराएंगे तो इसे न्यू EN कहेंगे। ठीक, तो फुल्ली आपेक्षिक प्लाज्मा क्या होता है? आपेक्षिक प्लाज्मा क्या होता है? ये बात याद रखना कि जब न्यू EN का मान ज्यादा रहता है किससे? न्यू EI से। जब न्यू EN का मान ज्यादा रहता है किससे? न्यू EI से, तो इसे आपेक्षिक प्लाज्मा कहते हैं। और पूर्ण प्लाज्मा किसे कहते हैं? जब न्यू EI का मान ज्यादा होता है किससे? न्यू EN से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण प्लाज्मा कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्लाज्मा है, जो गैस है, वो पूरे के पूरे अपने आयनों में टूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल आ गया है और फेसबुक का पेज आ गया है, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और पढ़ते रहिए। दिवाली में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई स्टॉपेज हो जाए, वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।